हेलो फ्रेंड, सोचिए आप एक एडवोकेट हैं। आपके पास एक क्लाइंट आता है, कहता है कि मैडम मेरी एक प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, तो मुझे एक सूट फाइल करना है, तो आप प्लीज़ वो कर दीजिए। आप क्या करते हैं कि एक प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं, कोर्ट फीस भी पे करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट वो भी एनेक्स कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट हियरिंग होती है, उसमें जज साहब बोल देते हैं कि जो ये सूट है आपने फाइल किया है, उसमें नेसेसरी पार्टी तो है ही नहीं। अब अब उसके बाद जो होता है पूरा मैटर ही उलझ जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या एक सूट में गलत पार्टी इंक्लूड कर देने से क्या पूरा मामला ही खत्म हो जाता है? क्या एक सूट में 10 प्लेंटिफ हो सकते हैं? क्या 15 डिफेंडेंट को एक साथ सू किया जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि जज कैसे डिसाइड करेगा कि जो सूट है उसमें कौन होगा या कौन नहीं होगा? तो इन सभी सवालों के जवाब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर 1 में मिलेगा। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की, एआईबी की या एलएलएम कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 1 सिर्फ एग्जाम पर्पस से ही नहीं बल्कि हर सिविल सूट का फाउंडेशन है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात को समझिए कि सीपीसी ने ट्रायल से पहले, एविडेंस से पहले और इशू फ्रेम होने से पहले पार्टीज को इंपॉर्टेंस दी है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के सामने सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो कोर्ट में सामने आया है वो सही पर्सन है। दूसरा कि जिससे हम रिलीफ मांग रहे हैं क्या वही सही पर्सन है? और अगर आपका जवाब नहीं है तो आगे की प्रोसीडिंग में इसका अफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए ऑर्डर 1 को कहा जाता है लॉ रिलेटिंग टू पार्टीज टू सूट। अब एक क्वेश्चन जो जुडिशरी एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है कि नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी में क्या डिफरेंस है? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑर्डर 1 में इन दोनों की डेफिनेशन लिखी ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू जो है वो डेवलप किया है। इसीलिए सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ना ही काफी नहीं है बल्कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है। अब आते हैं ऑर्डर 1 के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर, रूल 1, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब देता है कि एक सूट में कितने प्लेंटिफ हो सकते हैं? क्या 2, क्या 5 या 50? तो इसका जवाब है कि नंबर्स मैटर नहीं करते हैं बल्कि कंडीशन मैटर करती है और यही रूल 1 का एसेंस है। रूल 1 जो है उसमें मल्टीपल पर्सन जो है वो एक ही सूट में प्लेंटिफ हो सकते हैं, लेकिन तब जब जो 2 लीगल कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हों। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये कहती है कि क्या सबका हक सेम ही इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। सपोज ए बी सी 3 भाई हैं और एक प्रॉपर्टी के को ओनर भी हैं और उसी प्रॉपर्टी पर जो उनका पड़ोसी है वो इलीगल कब्जा कर लेता है। अब सोचिए कि ए का भी नुकसान हुआ, बी का भी नुकसान हुआ और सी का भी नुकसान हुआ। यानी तीनों का जो राइट टू रिलीफ है, यानी जो कोर्ट से उनका जो प्रोटेक्शन है या रेमेडी मांगने का हक है, वो सेम ही इंसिडेंट से अराइज हुआ है। तो इसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में कहेंगे कि सेम एक्ट, सेम ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कहा गया है। अब आते हैं कंडीशन 2 पर। सपोज ए बी सी जो है वो तीनों अलग अलग सूट फाइल कर रहे हैं, तो क्या सभी कोर्ट्स को सेम ही क्वेश्चन डिसाइड करना है? और अगर सेम ही क्वेश्चन डिसाइड करना है तो अलग अलग सूट फाइल करने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही सूट जो है वो फाइल कर दीजिए और इसी को बेयर एक्ट की लैंग्वेज में कहते हैं कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। अब रूल 1 को हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। बहुत से जो यंग एडवोकेट्स हैं वो एक मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं उन सभी को प्लेंटिफ बना दो, लेकिन नहीं, क्योंकि कोर्ट जो है वो ये देखती है कि क्या सभी का कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली में कॉमन है और अगर नहीं तो रूल 1 जो है वो अप्लाई ही नहीं होता है। अब आते हैं रूल 2 पर, पावर ऑफ कोर्ट्स टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। सपोज जो रूल 1 है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब बात आती है कि क्या कोर्ट्स हमेशा जॉइंट ट्रायल ही करेगी? तो आंसर है नहीं, और यहीं पर आता है रूल 2। रूल 2 जो है वो कोर्ट को डिस्क्रिप्शन देता है कि अगर कोर्ट को लगे कि मल्टीपल प्लेंटिफ होने की वजह से जो प्रोसीडिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है या डिफेंडेंट को प्रेजुडाइज हो रहा है, तो कोर्ट जो है वो सेपरेट ट्रायल भी कर सकती है। यानी रूल 1 जो है वो परमिशन देता है और रूल 2 जो है वो कंट्रोल करता है। और कई बार यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट भी आ चुका है। अब बात करते हैं रूल 3 की, हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट। रूल 1 में प्लेंटिफ की बात हो गई है तो ऑब्वियस है कि रूल 3 में डिफेंडेंट की बात होगी। रूल 3 जो है वो रूल 1 का मिरर इमेज है, बस डिफरेंस इतना है कि रूल 1 में प्लेंटिफ की बात की गई है जबकि रूल 3 में डिफेंडेंट की। अगर मल्टीपल पर्सन के अगेंस्ट रिलीफ अराइज होता है, सेम ट्रांजैक्शन
सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो सबको एक ही सूट में डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। सपोज एक बिल्डर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक आर्किटेक्ट है, तीनों मिलकर एक डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन प्लेंटिफ को एग्जैक्ट पता नहीं है कि नेग्लिजेंस किसने की है। तो क्या प्लेंटिफ अलग अलग सूट फाइल करेगा? बिल्कुल नहीं, एक ही सूट में तीनों डिफेंडेंट होंगे और इसीलिए रूल 3 जो है वो लिटिगेशन को और प्रैक्टिकल बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, अगर प्लेंटिफ को एग्जैक्ट ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल लायबिलिटी किस डिफेंडेंट की है, तो क्या उसका जो सूट है वो पहली हियरिंग पे ही रिजेक्ट हो जाएगा? तो इसका जवाब जो है मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमिंग ट्यूसडे की वीडियो में जरूर दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।